अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। वालेकुम सलाम सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। तो मेरा ख्याल है वालेकुम स्टार्ट सर। करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। स्टार्ट करते हैं ताकि बाकी लोग आएंगे तो वो ज्वाइन करते जाएंगे। जी सर, ठीक है जी। अच्छा, हम आज हमारा Q&A सेशन है फॉर लेटर पार्ट ऑफ चैप्टर 1, जिसमें हम मेजर स्टेप्स CBA के देख रहे थे। पहले 5 स्टेप हमने देख लिए थे, और इस लेटर पार्ट में हमने स्टेप 6 से स्टेप 10 तक देखे थे। इसकी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं कैनवस के ऊपर। और आज हम इसका Q&A सेशन करेंगे, और एज यूजुअल मैं क्विकली आई गो थ्रू, और फिर आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो जस्ट एज अ प्रील्यूड, हम लोगों ने इस एक एग्जांपल लेके हम चल रहे थे, जिसमें एक हाईवे है जो कनाडा में बन रही है। इसका इस हाईवे का बेसिकली केस जो है वो इट इज़ बेस्ड ऑन अ रिसर्च पेपर ऑफ 1993। और ये रिसर्च पेपर आपके कैनवस के पोर्टल पे पड़ा हुआ है। आप डिटेल चाहें तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर बड़ी अच्छी डिस्कशन है, स्पेशली इस पार्ट के बाद, यानी इन 10 स्टेप्स के बाद जो इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है उसके बारे में भी बहुत अच्छी डिस्कशन है। तो नहीं तो जितनी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज़ इनफ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। इसमें इन्होंने 4 ऑप्शंस थी इनके पास। एक ऑप्शन ये थी कि टॉल लिया जाए इस हाईवे को बनाने के बाद, और एक ऑप्शन ये थी कि ना लिया जाए। और फिर उन दोनों के अंदर एक एक ऑप्शन ये थी कि उसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव लिया जाए या प्रोविंशियल पर्सपेक्टिव। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पर्सपेक्टिव्स बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई म्यूनिसिपैलिटी है और वो अपना एक पार्क बनाने लगी है। फॉर एग्जांपल समझें इस्लामाबाद में किसी जगह एक बहुत अच्छा पार्क बनने लगा। तो एक तो उस लोकल सेक्टर के लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन ऐन मुमकिन है कि और सेक्टर्स के भी लोग आ जाएं। और ऐन मुमकिन है कि सारे इस्लामाबाद के लोग आ जाएं। ऐन मुमकिन है पाकिस्तान से और लोग भी आ जाएं और दुनिया के बाहर से भी आ जाएं। तो पर्सपेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। प्रोविंशियल का फॉर दिस पर्टिकुलर केस मतलब है कि जो कनाडा का प्रोविंस है उसकी बात हो रही है, और ग्लोबल का मतलब है कि पूरी दुनिया से कोई भी आ सकता है। तो इनमें से एज वी लेटर फाउंड आउट के तीन ऑप्शंस के नेट सोशल बेनिफिट्स पॉजिटिव हैं और एक के नेगेटिव है, और हमने हर स्टेप पे इसको डिस्कस किया। पहला स्टेप पर्पस था। इसके बारे में हमने काफ़ी बात कर ली थी। सेकंड ये था कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, इन चारों को देख लिया था हमने। फिर किसके बेनिफिट्स काउंट करेंगे, तो उसमें 2 ऑप्शंस थी, एक प्रोविंशियल और एक ग्लोबल। फिर ये था कि इम्पैक्ट हैं कौन कौन से, उनको कैटलॉग करें, उनकी मैट्रिक्स डिसाइड करें। मैट्रिक्स मतलब कि KPIs मेजर करने के तरीके। तो फिर मुख्तलिफ मैट्रिक्स हमने डिस्कस की कि एनालिस्ट ने डिसाइड कर ली। और पांचवा स्टेप था कि सिर्फ आज के बेनिफिट्स नहीं बल्कि फ्यूचर के बेनिफिट्स को भी प्रिडिक्ट करें। तो उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो था सोशल डिस्काउंट रेट। एक तो फाइनेंशियल डिस्काउंट रेट होता है जो हमारी हुकूमतें हमें देती रहती हैं, स्टेट बैंक। सोशल डिस्काउंट रेट उससे मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ये वो पैसे के बारे में बात इसेंशियली नहीं हो रही होती। और उसको नॉर्मली बहुत कम रखा जाता है कंपेयर टू द फाइनेंशियल डिस्काउंट रेट। क्योंकि अगर फाइनेंशियल डिस्काउंट रेट जैसे आजकल हमारे पास 17.5% चल रहा है, तो अगर हम किसी बेनिफिट को 17.5% पे डिस्काउंट करेंगे और उसने अकर होना है आज से 10 साल बाद, तो उसको जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे तो वो लिटरली उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि डिस्काउंट रेट हमने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। तो जब भी आप फ्यूचर के बेनिफिट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट रेट कम रखते हैं, और अगर उसको आप सप्रेस करना चाहते हैं तो डिस्काउंट रेट कम रखते हैं। तो CBA के केस में हमें सोशल डिस्काउंट रेट हमने डिस्कस किया था कि कम रखा जाता है। और फिर हमने कुछ मुल्कों की प्रैक्टिस देखी थी कि डेवलप्ड मुल्क उसको 8% से के आगे पीछे रखते हैं, 5 से 8। और जो डेवलपिंग मुल्क होते हैं वो 15 तक ले जाते हैं। चाइना थोड़ा सा नीचे है, इंडिया और पाकिस्तान ऊपर है। इस तरह जो साउथ अमेरिकन है वो और ज़्यादा ऊपर है। तो जो छठा स्टेप है इसके बाद का वो है मोनेटाइज, या इन अदर वर्ड्स के उसको डॉलर वैल्यू अटैच करें, रुपी वैल्यू अटैच करें ऑल इम्पैक्ट्स की। तो मोनेटाइज ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल होते हैं वो ऑलरेडी पैसे के टर्म्स में होते हैं, डॉलर रुपीस की टर्म्स में होते हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए होता है जो
वो वाले बेनिफिट्स जो पैसे की शक्ल में नहीं होते, जैसे एक्सीडेंट कम होना, इस हमारे केस में लोगों की जान बचना, लोगों का वक्त बचना, लोग प्लेजर क्या डिराइव करते हैं उस पे। जैसे आप मोटरवे पे जब ट्रैवल कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू जीटी रोड, तो आप कुछ प्लेजर भी उससे डिराइव कर रहे होते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपके मुल्क में मोटरवे है और आप इस तरह रूल्स की पाबंदी करते हुए एक सड़क चल रही है किसी हद तक, कम से कम अच्छा, इट लुक्स गुड। और उसके इर्द गिर्द दुकानें और आबादी और रश नहीं है, एंड सो ऑन। तो उन सब को मोनेटाइज करने की यहाँ पे बात हो रही है, और सिर्फ आज के नहीं बल्कि फ्यूचर के भी जो बेनिफिट्स हैं या कॉस्ट्स हैं उनको मोनेटाइज करने की बात हो रही है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे, अगेन हम इसको चैप्टर 2 में डिटेल में देखेंगे, जिसकी वीडियोस आज अपलोड हो जाएंगी इसके फौरन बाद। द आइडिया इज के कोई बंदा कोई पर्टिकुलर फायदा उठाने के बदले कितने पैसे देने को समझता है कि वो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यानी फर्ज करें मुझसे कहा जाए कि तुम्हारी जेब में 200 रुपये हैं, तुम उनमें से 100 रुपये मुझे दे दो, उसके बदले तुम यहाँ से लेके और अगले 5 किलोमीटर तक ऐसे ड्राइव करोगे कि कोई तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, कोई रश नहीं होगी, कोई तुम्हें कट नहीं मारेगा वगैरह वगैरह, कहीं इशारा नहीं आएगा। तो बताओ कि ये इन 100 रुपए और ये आसानी, इन दोनों में से तुम किसको प्रेफर करते हो? तो अगर मैं कहूँगा मेरे लिए बराबर है, मेरी जेब में 100 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हो या ये मुझे आसानी मिल जाए, तो आई एम इनडिफरेंट। तो इसका मतलब है मेरी विलिंगनेस टू पे ये 100 रुपये है। लेकिन अगर मैं कहूँगा मैं 105 रुपये को प्रेफर करता हूँ, फिर इसका मतलब है मेरी विलिंगनेस टू पे नहीं है 105 रुपये। तो हर वक्त फिर ये जो सीबीए के एनालिस्ट होते हैं, इनका एक एम होता है कि ये उस क्रिटिकल फिगर को पहुंचे जहां पे यूजर पॉलिसी की तरफ इनडिफरेंट है अगेंस्ट सम मनी। प्रैक्टिकली उसने कैश नहीं देना होता, लेकिन दिस इज काइंड ऑफ अ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। के फर्ज करें एक बंदा जो है ही और शी इज एब्सोल्युटली ऑनेस्ट विद यू व्हेन व्हेन रिप्लाइंग टू योर क्वेश्चंस, और आप उससे इस तरह के सवाल पूछें जिस तरह के मैंने पूछा कि 100 रुपए और रश। तो इस सेंस में इन डिफरेंस के लेवल को कहते हैं विलिंगनेस टू पे। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। तो अगर विलिंगनेस टू पे किसी की नहीं है, फिर ऑब्वियसली इसका मतलब है कि उस पॉलिसी की, उस इंटरवेंशन की कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं। जहाँ पे जैसे हम पीछे बात की कि मार्केट फेलियर्स होते हैं या गवर्नमेंट फेलियर होता है, तो तब सीबीए की जरूरत पड़ती है। तो अगर मार्केट वैल्यू और गवर्नमेंट फेलियर ना हो, तो जो स्टैंडर्ड डिमांड कर्व्स होते हैं, हम इंशाल्लाह वो भी आज के सेशन में चैप्टर 2 में देखेंगे, जिसको हम परेटो एफिशिएंसी की शक्ल में थोड़ी देर देखेंगे कि ऑप्टिमैलिटी फ्रंटियर पे डिमांड कर्व्स में वो जगह जहाँ पे बेस्ट एलोकेशन हो रही होती है, तो वहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों का डिमांड कर्व के मुताबिक विलिंगनेस टू पे क्या है। अब आखिरी चीज़ ये कि आपको ये हर एनालिसिस हर जगह करने की खुद ज़रूरत नहीं होती। ये सीबीएस जो है ये पिछले 800 1000 साल से हो रहे हैं, तो बहुत से प्लगइन्स बने हुए हैं ऑलरेडी। मतलब कि डिमांड कर्व से लोगों ने इस्टेब्लिश किया हुआ है कि इस चीज़ के लिए लोगों की विलिंगनेस टू पे कितनी होती है, इस चीज़ के लिए कितनी होती है, और अकॉर्डिंगली वो पॉलिसी इंटरवेंशन करते रहते हैं। तो ये समझें कि जब भी आपके इलाके में कोई ऐसा काम हुआ जो आपको लगे कि ठीक हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी विलिंगनेस टू पे कहीं ना कहीं सही असेस करके किसी ने वो काम किया है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल गलत बात है, यानी मेजोरिटी को ऐसा लगे, तो इसका मतलब है कि आपकी विलिंगनेस टू पे नहीं थी और ये प्रोजेक्ट सही तरह एनालिसिस के बगैर किया गया है। तो बड़ी 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 बात स्टेप नंबर 6 में ये है कि आपने चीज़ों को मोनेटाइज करना है, उनको एक डॉलर वैल्यू असाइन करनी है, सिर्फ आज की नहीं बल्कि फ्यूचर की भी कॉस्ट और बेनिफिट्स की। तो हमारे केस में एक एग्जांपल इसने दी हुई है कि एनालिस्ट ने टाइम सेव्ड की कैटेगरी में जो मोनेटाइजेशन की, वो कुछ इस तरह थी कि लेजर टाइम सेव्ड पर व्हीकल, एक गाड़ी जो चल रही है उसका लेजर टाइम कितना बचा, तो वो कह रहा है जी कि जितनी भी आपकी एवरेज इनकम है इस इलाके में, उसको उसका 25% मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन दैट व्हीकल। फॉर एग्जांपल $1,00,000 कमा रहा था कनाडा में एक एवरेज बंदा, और
लाख का एवरेज हो गया 25,000। और पर व्हीकल आवर वो 4-5 घंटे लगाता है, तो उससे डिवाइड करके तो उसको पता लगा कि 13.1 डॉलर पर व्हीकल आवर। तो यार रखी ना, चलो। एक मिनट में जरा म्यूट कर दूं जो पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं। आमिर आपको मैं म्यूट कर दूं? अच्छा जी। तो गेटिंग बैक, और दूसरा उसने फिर इसी तरह की मोनेटाइजेशन की, बिजनेस टाइम सेव्ड पर व्हीकल, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स वहाँ पे चल रही हैं, तो जो ट्रक ड्राइवर्स चला रहे हैं, और वो तो उसको 27.4 डॉलर्स पर व्हीकल उसने मोनेटाइज किया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 7 है डिस्काउंट बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स टू ऑब्टेन प्रेजेंट वैल्यू। इसके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी बात कर ली है, लेकिन बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि सोशल डिस्काउंट रेट्स रेगुलर डिस्काउंट रेट्स से अलग होते हैं, कम होते हैं, ताकि फ्यूचर के बेनिफिट्स को हाईलाइट किया जाए। आप डिस्काउंटिंग की वजह दो होती है। नंबर एक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लोगों के दरमियान एग्रीमेंट नहीं होता कि वो हमेशा कॉस्ट्स और बेनिफिट्स पे, तो उनको लगता है कि कोई और काम इससे बेहतर हो सकता है। और सेकंड, हर बंदा जो है, ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि फ़ायदा आज ही उठा लिया जाए, बजाय इसके कि इंतज़ार किया जाए पता नहीं कल हो ना हो। और स्पेशली बहुत दूर की तो बिल्कुल लोग नहीं प्लानिंग करते। और इसी वजह से आप देखते हैं कि आप इन्वायरमेंटल इश्यूज को, कॉमन्स, ये जो कॉमन लैंड्स होती हैं जिनको फॉरेस्ट्स कहते हैं, या नेशनल फॉरेस्ट्स कहते हैं, या नेशनल पार्क्स कहते हैं, इनका लोग ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। क्योंकि वो कहते हैं कि यार आज मुझे इसमें हाइकिंग करने दो, मैं बीच में पानी भी पीऊंगा, बोतल भी होगी, बोतल भी फेंकूंगा, इसमें क्यों शोर मचा रहे हो? तो 50 साल बाद पता नहीं ज़मीन खराब होगी, होने दो, उस वक्त पता नहीं दुनिया होगी कि नहीं होगी। तो लोग इस तरह सोचते हैं। इस वजह से ज़रूरी होता है कि फ्यूचर के कॉस्ट और बेनिफिट्स को सामने लेके आया जाए। अब डिस्काउंट रेट्स तो नॉर्मली हमें स्टेट बैंक बता देता है, जैसे आजकल 17.5 है। लेकिन सोशल डिस्काउंट रेट्स जो हैं वो हर वक्त पब्लिश नहीं होते हैं। वो हर दफ़ा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट 12 लोग उनको दोबारा रिव्यू करते हैं। और ये बहुत एक कंटेंशियस इशू इस सेंस में है कि अगर इसको बहुत कम रख दिया जाए तो प्रोजेक्ट हर प्रोजेक्ट वायबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रख दिया जाए तो हर प्रोजेक्ट अनवायबल हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव बड़ा मैटर करता है। जैसे एक बंदा पैसे बचाना चाहता है, तो वो फिर कोई प्रोजेक्ट नहीं होने देगा। और एक बंदा पैसे नहीं बचाना चाहता, तो वो कहेगा ठीक है, ये प्रोजेक्ट भी कर लो, ये प्रोजेक्ट भी कर लो। तो एक, इन इन बोथ सेंसेस आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके जहन में हर वक्त रहती है। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे केस में 7.5% एनालिस्ट ने इस्तेमाल किया सोशल डिस्काउंट रेट। अगला स्टेप है कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। अब इट इज अगेन वेरी सिंपल, कि आप फ्यूचर के, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपका सर एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। जी जी प्लीज बोलें। सर ये सोशल डिस्काउंट रेट ज्यादा होने से प्रोजेक्ट अनवाइबल होता है, काइंडली सर इसको जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे सर। जी जी श्योर सर। अच्छा, इसमें इसको मैं बेसिक से थोड़ा सा बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपको आज 10 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, और अगले साल भी 10 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। तो आज के बेनिफिट के हो गए 10 रुपए। जो अगले साल के 10 रुपए हैं, उसको अगर आप 17.5% पे डिस्काउंट करेंगे ना, जो आजकल चल रहा है, तो वो 10 जमा डिस्काउंट, मतलब कि उसकी वैल्यू उसी हिसाब से कम करेंगे, तो 10 जमा 5 हो जाएगा, आपके टोटल बेनिफिट 15 काउंट होंगे। लेकिन अगर आप सोशल डिस्काउंट रेट कम कर देंगे, उसको लेट्स से कि आप 5% कर देंगे, तो अ, अगले साल वाला 10 आपके पास आएगा एज 8.5, तो आपके टोटल बेनिफिट हो जाएंगे 18.5। तो सोशल बेनिफिट डिस्काउंट रेट जितना आप कम रखेंगे, उतना फ्यूचर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा अमाउंट के साथ आज पे डिस्काउंट होगी, या नेट प्रेजेंट वैल्यू में उसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी। और जितना फ्यूचर का डिस्काउंट रेट ज़्यादा रखेंगे, उतना उसकी कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज, जैसे आज आपका 1 रुपया ना, तो बैंक आपको उसके बदले आप अपने पास रख लेता है, और करते करते 10 साल बाद वो उस एक को 50 रुपया बना देता है। इसका उल्टा सोचें, तो आज के 10 साल बाद के पैसे को अगर आप आज की नज़र में देखेंगे, तो वो 50 रुपये होंगे तो 1 रुपया बन जाएगा।
तो इसी तरह फ्यूचर के डिस्काउंट्स को, फ्यूचर की वैल्यू को अगर ज्यादा रेट पे डिस्काउंट किया जाए तो वो बहुत छोटी हो जाती है, और कम रेट पे डिस्काउंट किया जाए तो वो बड़ी होती है रिलेटिवली। अच्छा जी। जी तो थैंक यू सर। जी श्योर सर। तो अब फिर आप लोगों ने डिस्काउंट किया, पीछे इसने 7.5% रखा, और उस हिसाब से वो बेनिफिट्स में से कॉस्ट को माइनस करके नेट बेनिफिट, नेट प्रेजेंट वैल्यू ले आया, और वो नेट प्रेजेंट वैल्यूज वही थी जो हमने अपने टेबल में देखी थी, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, जिसकी वजह से। जी फैजान बोलिए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मोर और लेस इसमें आप फाइनेंशियल वैल्यूज को सोशल वैल्यूज के साथ सर कंपेयर करते हैं। सर माय क्वेश्चन इज कि आप सर फाइनेंशियल तो आपको पता चल जाता है कि लेट्स सपोज 10 रुपीज या 100 रुपीज को हम कंपेरिजन, जब आप सोशल वैल्यूज को कंपेरिजन करते हैं सर, तो आपने लास्ट सेक्शन में बताया था कि स्पेसिफिक पार्टी के लिए वो सोशल बेनिफिट शायद वो ज़्यादा मायने रखते हैं, और ऑन द अदर हैंड दूसरी पार्टी के लिए वो सोशल बेनिफिट जो है ना वो उस हिसाब से उसका वेटेज ना हो। तो हम जब इस तरह की कंपेरिजन करते हैं तो सर वहाँ पर हम उसको कितना एनालिसिस कर सकते हैं at that? जी फैजान सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही थी, मुझे जो बात समझ आई है आप ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल की तो बात समझ आती है कि पैसा डिस्काउंट हो गया, तो लेकिन दूसरे जो नॉन फाइनेंशियल चीज़ें, एक तो उनको डिस्काउंट करना इन इट सेल्फ सब्जेक्टिव है, और कुछ चीज़ें किसी के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, किसी के लिए नहीं होंगी, तो वो उस वैल्यू पे कैसे आए जो कि सबके लिए एग्रीड अपॉन हो, ऐसे ये पूछ एग्जैक्टली रहे हैं सर, आप? तो ये पॉइंट। अच्छा, तो देख, हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, तो देखें ऐसा है ना कि ठीक है आपकी बात, कि पैसा तो क्लियरली डिस्काउंट हो जाता है, जो दूसरे पैसे होते हैं कि दूसरी चीजें होती हैं, जैसे किसी की जान बचना, किसी को पार्क में वॉक करते हुए अच्छा लगता है, किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी के बच्चे को अच्छी तालीम मिल गई, अच्छी सेहत मिल गई, उसको सबसे पहले तो मोनेटाइज कैसे करें। तो उसके बारे में मैंने वो आप पीछे आपसे बात की थी प्लगइन्स की ना, कि उनकी मोनेटाइजेशन के मुख्तलिफ लोगों ने प्लगइन्स बनाए हुए हैं, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इकोनॉमिक्स में वो विलिंगनेस टू पे से पता लगता है। हमने शुरू में आज थोड़ी सी इस पर डिस्कशन की है, इस पर डिटेल डिस्कशन चैप्टर 2 में है, कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश करती हैं कि एक आम बंदा इस चीज के बदले, इसको अगर पैसे से कंपेयर करें तो तकरीबन कितना समझता है वो उसको, यानी अच्छी सेहत की सहूलियात होना और उसकी जेब में 10,000 रुपए होना, क्या ये दोनों उसके लिए बराबर हैं? इसका मतलब है कि अच्छी सेहत की सहूलत में उसकी विलिंगनेस टू पे 10,000 रुपए है। तो इस तरह लोग इसको मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा सवाल आपका कि लोगों की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिस बंदे का लंदन में भी घर है वो कहेगा, तो और वहाँ पे भी उसकी अस्पताल जाना उसके लिए आसान है, वो कहेगा यार यहाँ अस्पताल बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसकी विलिंगनेस टू पे कम होगी। तो उनको कैसे इक्वेट किया जाता है, तो इसमें हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में ना वो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पढ़ने की कोशिश। जी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है जी सबको? सर अभी आना स्टार्ट हुए दरमियान में सर अभी आना स्टार्ट हुई है, दरमियान में वी लॉस्ट योर साउंड। अच्छा अच्छा, आई एम रियली सॉरी। तो कहाँ तक आपको बात समझ आई थी फैजान? आपके सवाल का जवाब चल रहा था। बस सर उससे आगे इंटरप्शन की स्टार्ट हो गई थी आपकी वॉइस की जो है। अच्छा अच्छा, तो का आपने बताया। ठीक ठीक, तो पहली बात ये हो गई कि फाइनेंशियल चीज़ें तो इजीली डिस्काउंट हो जाती हैं, और डिस्काउंट रेट भी उसका पता होता है। सोशल चीज़ें इजीली नहीं होती, क्योंकि उसमें नंबर एक, लोगों की प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं कोई फ्यूचर का सोशल बेनिफिट, कुछ नहीं करते, और किसी चीज़ को वैल्यू करना इट सेल्फ कंटेंशियस होता है। तो मैंने बताया था कि उसमें आपके पास प्लगइन्स होते हैं। आप ऑलरेडी, अच्छा जी, मुझे लग रहा है कि कोई इंटरनेट में गड़बड़ है। मैं इस मीटिंग को रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी, ताकि हम वहीं से कंटिन्यू करें। इन 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 2 मिनट्स मैं इस मीटिंग को रीस्टार्ट करता हूँ। जी राइट सर, राइट राइट। सर।